इजराइल और हमास के बीच चल रही युद्ध के साथ करेंगे। इजराइल और हमास के बीच लगातार पिछले 14 दिनों से युद्ध जारी और इन सब के बीच इजराइल को 3 फ्रंट पर लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। इसमें गाजा पट्टी है, एक फ्रंट वेस्ट बैंक का भी है और फ्रंट लेबनान की सीमा पर हिजबुल्ला आतंकियों ने भी खोल रखा है। लेकिन इन सब के अलावा भी 4 और युद्ध के फ्रंट खुलने की आशंका है। एक मोर्चा यमन से खुलने की भी आशंका है क्योंकि वहां से हुथी आतंकवादियों ने गुरुवार को इजराइल की ओर मिसाइलें दागी, जिसे लाल सागर के ऊपर अमेरिका की नेवी ने इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। दूसरा मोर्चा सीरिया की ओर से खुलने की आशंका है, जिसकी धमकी एक बार नहीं बल्कि कई बार ईरान दे चुका है और सीरिया की सीमा पर ईरान समर्थित मलेशिया पहुंच चुकी है। तीसरा मोर्चा जॉर्डन की तरफ से खुल सकता है। इजराइल की सेना ने जॉर्डन की सीमा पर टैंकों की तैनाती शुरू कर दी और चौथा और सबसे खतरनाक मोर्चा खुल सकता है, वो है ईरान से, जो इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ सीधी जंग में उतर सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमास के हमलों से शुरू हुआ युद्ध अभी और बढ़ सकता है और पूरे पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंक सकता है। हमास इजराइल युद्ध में ईरान का बड़ा खेल। ईरान समर्थक हूती का इजराइल पर हमला। ईरान की सेना का हाथ हूती के साथ। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया सुलग रहा है। पश्चिम एशिया के हर देश में इजराइल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ आग लगी हुई है और इस आग में घी डालने का काम कर रहा है ईरान। ईरान के समर्थक संगठन पश्चिम एशिया में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और अब हूथी। ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए इन तीनों संगठन को एक्टिव कर दिया है। युद्ध के 14वें दिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल में मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। हूथी विद्रोहियों ने यमन की जमीन से इजराइल में 3 मिसाइलें दागी। इस मिसाइल को लाल सागर में खड़े अमेरिका के युद्धपोत USS कार्नी ने इंटरसेप्ट किया और एक एक कर तीनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हूथी विद्रोहियों का महायुद्ध में अचानक से एक्टिव होना खतरे की घंटी है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों की एंट्री से यह युद्ध अब यमन तक फैल सकता है। अमेरिका की नौसेना कभी भी हूथी विद्रोहियों पर बड़ा स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से युद्ध में हूथी विद्रोही क्यों शामिल हो गए? क्या ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाया? हूथी जिन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईरानी डिजाइन और तकनीक की है। ईरान पर आरोप है कि उसने यमन की सत्ता पलटने के लिए हूथी विद्रोहियों को समर्थन किया। यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, जिसने 33 सालों तक यमन में राज किया। सुन्नी समर्थक सालेह सरकार को हटाने के लिए ईरान ने हूथी विद्रोहियों का समर्थन किया। हूथी विद्रोहियों में ज्यादातर शिया लोग हैं। 2017 में अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप हूथी विद्रोहियों पर लगा। हूथी विद्रोहियों पर सऊदी अरब और UAE को भी अस्थिर करने का आरोप है। यमन में शांति समझौता करने के बाद हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल कुएं पर ड्रोन और रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। हूथी की सेना में यमन के कई पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं। इसे अंसर अल्लाह के रूप में जाना जाता है। पूर्वी यमन में 60% सैनिक हूथी विद्रोहियों के साथ जुड़े हैं। हूथी विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख की सेना है। यमन के 1/3 इलाके पर हूथी का कब्जा है। हूथी विद्रोहियों को ईरान से हथियार और ट्रेनिंग की सहायता है। सेना के ये जवान टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने में सक्षम हैं। अब हूथी विद्रोहियों ने अपने मिसाइल का रुख इजराइल की तरफ कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त पश्चिम एशिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। हमास इजराइल युद्ध के बीच ईरान और सऊदी अरब के नेता करीब आए हैं। दोनों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इजराइल के हमले से फिलिस्तीन को बचाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। मतलब साफ है कि पश्चिम के देश इजराइल को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
वैसे भी हूथी विद्रोहियों का एक ही नारा है, अमेरिका और इजराइल की मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की विजय। हूथियों की सनक का नतीजा है कि हमास इजराइल युद्ध अब पश्चिम एशिया में फैलता दिख रहा है। पश्चिम एशिया की यह चिंगारी भड़की तो विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है। तो इजराइल और हमास के बीच पिछले 14 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे तो खुलकर उन्होंने इजराइल का समर्थन किया। साथ ही हमास के जो समर्थक हैं अब उनके चेहरे भी एक एक कर सामने आने लग गए हैं। एक और चेहरा सामने आया है, ये रिपोर्ट देखिए। दिन 7 अक्टूबर 2023, जगह इजराइल, वारदात आतंकी हमला और हमलावर हमास। ये वो बातें हैं जो हर कोई जानता है, तारीख से लेकर जगह तक और तरीके से लेकर जिम्मेदार तक। सबके सामने सब कुछ है, लेकिन आज हम आपको वो बताएंगे जिस पर किसी की नजर नहीं गई, बल्कि यूं कहें कि इस बड़े हमले में वो चेहरा छिपा है, और वो चेहरा है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का। अब आप सोचेंगे कि भला इजराइल और हमास की इस जंग में किम का क्या रोल है, तो इसको जानने के लिए आपको फिर जाना होगा उसी तारीख पर जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ था, 7 अक्टूबर 2023। हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में पैराग्लाइडर्स की मदद से इजराइल के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ की और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में हमले की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आने लगे और इन्हीं तस्वीरों में छिपी थी किम की कारस्तानी। इजराइल पर हमले के दौरान हमास के आतंकियों ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जिसका नाम है F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। F7 से किम का कनेक्शन क्या है, इसको जानने से पहले F7 क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड एक ही वॉरेट से फायर किया जाता है और फौरन ही फिर से लोड किया जा सकता है। कंधे पर रखकर दागे जाने वाले ये हथियार आमतौर पर बख्तरबंद गाड़ियों पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कि कैसे इस जंग में किम का दखल है, तो उसका जवाब है ये बेहद खतरनाक और तबाही मचाने वाला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड उत्तर कोरिया का है और इसी हथियार से हमास के आतंकियों ने इजराइल में मासूमों का कत्लेआम किया। ये बात इजराइल पर हमले के बाद हुई जांच में सामने आई, जिसमें विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की। इजराइल पर हमले की तस्वीरें भी इन दावों का बड़ा सबूत है। हमास के इस आतंकी के हाथ के हथियार और किम के सैनिकों के हथियार को देखिए तो सारी कहानी साफ हो जाती है। एक ही हथियार दोनों के पास है और वो हथियार है F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। अब सवाल ये है कि ये हथियार हमास तक पहुंचे कैसे? क्या इजराइल पर हुए हमले की साजिश में उत्तर कोरिया भी शामिल था? क्या हमास के लिए उत्तर कोरिया हथियारों की सप्लाई कर रहा है? तो इन सभी सवालों का उत्तर कोरिया की तरफ से तो जवाब है ना, लेकिन ये सच तो उत्तर कोरिया का है, जबकि इन हथियारों का इस्तेमाल तो हुआ है, ये पूरा सच है। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया पहले से ही फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास का समर्थन करता रहा है और फिलिस्तीन को सही ठहराता रहा है। ऐसे में हो सकता है कि हथियार सीधे तौर पर हमास को सप्लाई किए गए हों। दूसरी तरफ इन हथियारों के हमास तक पहुंचने का एक दूसरा रूट भी हो सकता है और वो रूट है रूस। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों की सप्लाई की थी। हालांकि इससे उत्तर कोरिया इनकार कर रहा है, लेकिन इस रूट से भी हथियारों का हमास तक पहुंचना मुश्किल नहीं लगता। और तीसरा रूट है ईरान, जो हमास का न सिर्फ समर्थक है बल्कि सबसे बड़ा मददगार भी। ईरान के पास भी उत्तर कोरियाई हथियार है और इन हथियारों के हमास तक पहुंचने का ये सबसे आसान रूट है। जाहिर है रूट कोई भी हो, हथियार तो हमास तक पहुंचे और किम के इन हथियारों ने इजराइल में मातम ला दिया। उधर तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी के बहाने AIMIM पर भी जमकर वार किए। सुनिए क्या कुछ कहा। चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो,
राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़े कर देती। ఇక్కడ ఎన్నిక పోటీ చేసినా అది మహారాష్ట్ర కానీ రాజస్థాన్ కానీ ఇతర ఏ రాష్ట్రమైనా కానీ నార్త్ ఇండియాలో ఏ విధంగా బీజేపీ గెలుపు తోడ్పడాలని చెప్పని ఎంఐఎం ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుంది। तो भाइयों और बहनों, ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है। వాళ్ళ లక్ష్యం ఏదైతుందో ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి విజయానికి ఆటంకాలు ఏర్పరచాలి, ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలువరింపజేయాలనేది వాళ్ళ లక్ష్యం ఈ కుట్ర కొనసాగుతుందని ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం। और अब बात करेंगे रफ्तार वाले सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को एक और बड़ी सौगात दी और रैपिड रेल का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद ट्रेन में सफर करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया। पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं। मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रफ्तार जिसकी पहचान है, नमो भारत जिसका नाम है, यह है देश की पहली रैपिड रेल, जिसे हरी झंडी दिखाकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को सौगात सौंपी। पहली बार एनसीआर के साहिबाबाद से ट्रेन को रवाना किया। अब शनिवार से आम नागरिक रैपिड रेल से सफर कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि ट्रैफिक की किल्लत से भी राहत मिलेगी। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई रैपिड रेल पूरी तरह से स्वदेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों पर जोर देते रहे हैं। स्वदेशी रैपिड रेल के निर्माण से मोदी सरकार के इन अभियानों को बढ़ावा मिलेगा। रैपिड रेल को मेट्रो की तर्ज पर तैयार किया गया है, उसी तरह के प्लेटफॉर्म और उसी तरह के इंतजाम। बस फर्क है तो रफ्तार और सुविधाओं का। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है और इसका 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 8 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में। मई 2022 में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की रैपिड मेट्रो का सेट नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को सौंपा गया था। हैदराबाद में इसका डिजाइन तैयार किया गया और मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हुई, इसलिए ये 100% शुद्ध देसी रैपिड रेल है, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। रैपिड रेल की सबसे बड़ी खासियत उसकी रफ्तार है, जो मेरठ से दिल्ली के बीच सफर करने वालों का काफी वक्त बचाएगी।
यही वजह है कि इसे मिनी बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है। और इसी मिनी बुलेट ट्रेन में सवार होकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सफर किया और कल से दिल्ली एनसीआर और मेरठ के लोग रैपिड में फर्राटे भरते नजर आएंगे, जो आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी की लाइफलाइन बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक कर, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन। खबर अयोध्या से है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम ज्योति घर घर तक पहुंचानी है। पूरे हिंदुस्तान के घर तक श्री राम ज्योति पहुंचनी है, लिहाजा इसकी कवायद अभी से शुरू भी कर दी गई है। राजस्थान में ये ज्योति पहुंच चुकी है और राम ज्योति राजस्थान के लिए रवाना की गई। बता दें कि राम ज्योति को राजस्थान के 51,000 मंदिरों के साथ साथ घर घर तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान में रावण दहन भी इसी राम ज्योति के जरिए किया जाएगा। इसी तरह देश के अन्य प्रदेशों में राम ज्योति भेजी जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के माहौल को राममय बनाया जाएगा। 23 अक्टूबर को राम ज्योति राजस्थान पहुंचेगी और 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन इसी राम ज्योति से रावण दहन किया जाएगा। राजस्थान की दिवाली जय सिया। राजस्थान में हर घर इस दीपावली जो है राम ज्योति प्रज्वलित हो। 51,000 मंदिरों में, राजस्थान के 51,000 मंदिरों में यह ज्योति हम लोग डोर टू डोर लेके जाएंगे। संभाग स्तर पे रथ यात्रा के माध्यम से इस ज्योति के माध्यम से हम मंदिरों तक पहुंचाएंगे। अकेले जयपुर शहर में 351 ऐसे केंद्र बनाए हैं जहां से जयपुर के लोग अपने अपने आसपास के मंदिरों में ज्योति लेके जाएंगे, घर घर जाएंगे। भगवान राम के जन्म स्थान से अखंड ज्योत राजस्थान के लिए रवाना हो रही है और राजस्थान में रावण दहन, दीपोत्सव और प्रतिष्ठा तक इसको जीवंत रखा जाएगा। ये अखंड ज्योत यहाँ से अयोध्या से रामराज महोत्सव समिति के द्वारा ले जाई जा रही है, जो राम जन्मभूमि के विराजमान भगवान रामलला के अखंड ज्योत से प्रज्वलित की गई है और अब ये प्राण प्रतिष्ठा तक अखंड रहेगी। इसके लिए योजना रचना तैयार की गई है। फिलहाल भगवान राम के अखंड ज्योत से इस बार रावण का दहन होगा पूरे राजस्थान में और इसके साथ ही राजस्थान के 51 मंदिरों में ये अखंड ज्योत दिया जाएगा, जो विभिन्न जिलों के होंगे और इन 51 मंदिरों में 108 भक्तों को ये दिया जाएगा कि वो अपने घरों पर इससे दीपोत्सव के दरमियान प्रज्वलित करें और ये अखंड ज्योत अनवरत भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक राजस्थान के लगभग 70 लाख से ज़्यादा घरों में जलेंगी, प्रज्वलित रहेंगी। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक इसको अखंड रखे जाने की योजना बनाई गई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को लेकर सीईसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है और बड़ा अपडेट आपको बताते चले, अब राजस्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद हैं। दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन किया जा रहा है, लगातार दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं।
फाइनल सूची आज तैयार कर ली जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। सबकी निगाहें इस लिस्ट पर टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश को लेकर सबसे पहले सीईसी की बैठक में चर्चा की गई और अब चर्चा की जा रही है राजस्थान को लेकर। 41 उम्मीदवारों की सूची पहले ही बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। आज इन नामों पर फाइनल मोहर लग जाएगी और इसके बाद कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। टिकटार्थियों के दिलों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज।